क्लैरिफिकेशन है और फिर फर्दर फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन लास्ट स्टेप है। ये स्लाइड आप लोगों को दिख रही है? बहुत क्लियरली विजिबल तो नहीं होगी। ये एक लाइन डायग्राम है। ये दिख रहा है आपको सबको? यस सर। या बढ़िया से ये बेसिकली ये ओवरव्यू है। हम हमारे प्रोसेस में पानी कहां से लेते हैं। आप देखेंगे एक रिजर्वॉयर है, इसके ऊपर ये 4 पंप बने हुए हैं। ये 4 पंप रॉ वाटर पंप बोलते हैं। रॉ वाटर पंप से पानी जो हम ड्रॉ करते हैं रिजर्वॉयर से, वो एरिएटर में जाता है। आगे हम देखेंगे एरिएटर क्या है। एरिएटर के बाद ये हमारे क्लैरिफायर में जाने से पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर से होके गुजरता है। इन स्ट्रक्चर्स का सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। पहले तो ये एरिएटर में जाएगा। एरिएटर जैसा कि नाम से आप लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि एरिएटर में एरिएशन होगा। एरिएशन मतलब water is subjected to a thin film of water is subjected to a thin film, जहां पे उसका कांटेक्ट हम ऑक्सीजन से कराएंगे ताकि उस पानी में ऑक्सीडेशन हो सके, ऑक्सीजन से एनरिच हो सके पानी। ये ऑब्जेक्टिव है एरिएशन करने का कि पानी में जो भी ऑक्सीडाइजेबल मैटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, और वो ऑक्सीडाइज होने के बाद जैसे हेवियर मेटल्स ऑक्सीडेशन होने के बाद वो सेटलिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होंगे वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, और जब ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे वो उनका सेटलिंग प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद पानी जो जाता है हमारे स्टीलिंग चेंबर में जाता है। ये एक चेंबर है। स्टीलिंग चेंबर का क्या फंक्शन है हम आगे देखेंगे। ये स्ट्रक्चर को स्टीलिंग चेंबर बोलते हैं। उसके बाद वाटर जो जाता है एक पार्शियल प्लूम से होके जाता है। पार्शियल प्लूम इज नथिंग बट अ वेंचुरी। ये एक वेंचुरी के जैसा स्ट्रक्चर है। ये वेंचुरी का पर्पस है पानी के फ्लो को मेजर करना। आप सबको वेंचुरी का आइडिया है ना, किसको बोलते हैं वेंचुरी? इसलिए वो रेट ऑफ फ्लो को मेजर जो करता है। यस। तो हम इससे दो पर्पस सॉल्व करेंगे। एक हमारा फ्लो लैमिनार करेंगे, ये वेंचुरी फ्लो को लैमिनार कर देगा। तो जो वाटर यहां से हम ले रहे हैं, सिंस हम पंप से ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम सिस्टम में लेंगे तो वो काफी टर्बुलेंट होगा। मतलब उसमें जो उसकी वेलोसिटी होगी वो एब्रप्ट और बहुत टर्बुलेंस होगा उस पानी में। तो ये हम पार्शियल प्लूम में जब हम वेंचुरी से पास करेंगे, इसका फ्लो जो है स्टीलिंग चेंबर और वेंचुरी का पर्पस यही है कि पानी के फ्लो का टर्बुलेंस को कम करके पानी को लैमिनार फ्लो में कन्वर्ट करेंगे। और लैमिनार फ्लो से जब पानी क्लैरिफायर में जाएगा तो उसमें सेटलिंग में काफी हमको मदद मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पार्शियल प्लूम से जाके पानी फिर हमारा जो है एक वहां पे फ्लैश मिक्सचर होता है। ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लैश मिक्सचर। फ्लैश मिक्सचर में केमिकल एडिशन होता है। ये केमिकल हाउस आपको विजिबल होगा। ये ड्राइंग डिपिक्ट कर रहा है, ये केमिकल हाउस है। इस केमिकल हाउस में बहुत सारे डोजिंग टैंक्स हैं और डोजिंग पंप्स हैं। इन डोजिंग टैंक्स में केमिकल सॉल्यूशन प्रिपरेशन होता है। जैसे कि हम क्लैरिफिकेशन के लिए जो केमिकल्स यूज करेंगे, जो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया, हम बहुत हमारे प्रोसेस में कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन है। तो कोगुलेशन करने के लिए, पानी में कोगुलेशन प्रोसेस करने के लिए हमको कुछ केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं जिनको कोगुलेंट्स कहा जाता है। और फ्लोकुलेशन करने के लिए हमको कुछ और केमिकल्स डालने पड़ते हैं जिनको कि फ्लोकुलेंट कहा जाता है। तो ये केमिकल का प्रिपरेशन केमिकल हाउस में होता है, इन डोजिंग टैंक्स में होता है। ये डोजिंग टैंक्स में एजिटेटर्स होते हैं। एजिटेटर का पर्पस है कि वो जब हम केमिकल ऐड करके सॉल्यूशन बनाएं, थरली मिक्स हो, यूनिफॉर्मिटी हो, उसमें होमोजेनाइज हो पूरा सॉल्यूशन। जो जिस केमिकल का भी हम बना रहे हैं वो होमोजेनाइज हो जाए। और फिर ये पाइपलाइन आपको जो दिख रही है ये डोजिंग लाइन है। इन पंप्स की सहायता से हम डोज करते हैं। और ये डोजिंग जहां होती है वहां पे भी एजिटेटर्स लगे होते हैं ताकि पानी में हम थरली उस केमिकल्स को मिक्स कर सके। तो ये जो पोर्शन है जहां पे ये केमिकल्स ऐड होते हैं उनको फ्लैश मिक्सचर कहा जाता है। मिक्स करने के लिए जिस स्ट्रक्चर में इस केमिकल्स को गिराया जाता है उसको फ्लैश मिक्सचर कहा जाता है। फ्लैश मिक्सचर में केमिकल मिक्स होने के बाद पानी जो आगे जाता है उन क्लैरिफायर में जाता है,
और ये क्लैरिफायर का सुपरनेटेंट कलेक्ट होता है स्टोरेज टैंक में, जिसको क्लैरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक हम कहते हैं। अब इन स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे। सेटलिंग क्या है, पर्पस क्या है सेटलिंग का? सेटलिंग बेसिकली स्टोक्स लॉ पे गवर्न होती है। स्टोक्स लॉ कहता है, क्या है स्टोक्स लॉ? कि सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल डेंसिटी एंड स्क्वायर ऑफ पार्टिकल डायमीटर। इसका मतलब है कि जो भी सेटलिंग रेट होगा हमारे क्लैरिफायर में, वो गवर्न होगी पार्टिकल के डेंसिटी के आधार पे और पार्टिकल के साइज के आधार पे। यानी पार्टिकल जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी जल्दी सेटल होगा, और पार्टिकल जितना बड़ा होगा वो उसकी सेटलिंग रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को साथ में लेते हुए हम ध्यान देंगे कि हमारा क्लैरिफिकेशन का जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल इसी स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। पहले तो जो पानी में जो इंप्यूरिटीज आएंगी, वो पानी की इंप्यूरिटीज को हमको पार्टिकल्स को जो उसमें जो इंप्यूरिटी के फॉर्म में या फिजिकल इंप्यूरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, उनकी डेंसिटी को बढ़ाना है और पार्टिकल के साइज को बड़ा करना है। तो हमारा कोगुलेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। और हम क्या ऐड करते हैं पानी में? हम पहले एरिएशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। नेचुरल ऑक्सीजन जो एयर में, जो एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट होता है, हम उससे एरिएट करते हैं वाटर को। उसके बाद हम जो केमिकल्स ऐड करते हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए हैं, वो या तो क्लोरीन है या सोडियम हाइपोक्लोराइट है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है या ओजोन है। इन चार में से जो केमिकल बल्क में यूज होता है या फिर हम हमारे क्लैरिफायर में यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडेंट, वो हम यूज करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का पर्पस है पानी में डिसइंफेक्शन क्रिएट करना या पानी को बैक्टीरियल या माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से फ्री करना या उनको ऑक्सीडाइज करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर क्या है। हम जो पानी को थिन फिल्म में ब्रेक कर लेते हैं, उस पानी को हम एरिएटर में, जब एरिएटर से पास कराते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि जो पानी में हमारा हेवी मेटल्स हैं वो इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देके बताया गया है, फेरस आयन यदि हमारे पानी में है, उसको हम फेरिक आयन में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये फेरिक आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि एल्कलिटी, पानी में प्रेजेंट जो एल्कलिटी होती है उसके साथ रिएक्ट करके ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेटिंग नेचर का होगा या कि जो सेटलिंग नेचर का होगा। ये आप लोग को क्लियर है? यस सर। ये एक एग्जांपल है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे हेवी मेटल्स हमारे पानी में होंगे जो कि एरिएटर में जब हम पास कराएंगे वाटर को तो उनसे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट केमिकल है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो हमको अवेलेबल होता है, क्लोरीन बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। क्लोरीन के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में क्लोरिनेशन जो किया जाता है वो बहुत कॉमन चीज है। क्लोरीन के सिलेंडर्स आते हैं, क्लोरीन उसमें 100% क्लोरीन के फॉर्म में होती है। अगर हम क्लोरीन के सिलेंडर्स ना लें तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट कंपाउंड भी है, इसमें भी फ्री क्लोरीन हमको अवेलेबल होता है। जब हम पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइट को डालेंगे तो वो पानी में हमको फ्री क्लोरीन अवेलेबल करा देगा। इसके अलावा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी है, या जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ये भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी हम यूज कर सकते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड भी यूज करते हैं, बट ये बहुत रेयर है। ज्यादातर हम क्लोरीन ही यूज करते हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइट हम यूज करते हैं।
सोडियम हाइपोक्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड ब्लीच। जो हाउस होल्ड ब्लीच हम यूज करते हैं उसमें 5% फ्री क्लोरीन होता है, और जो हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं उसमें 10 से 12% फ्री क्लोरीन अवेलेबल है। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें 30 to 35% क्लोरीन अवेलेबल है, और क्लोरीन गैस अगर हम सिलेंडर्स में लेते हैं तो वो जो है वो 100% फॉर्म में होती है। ये जब क्लोरीन हम ऐड करते हैं पानी में तो क्लोरीन गैस एक्वस फॉर्म में ऐड हो जाती है। हालांकि क्लोरीन जो है बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, बट फिर भी ये पानी के साथ डिसॉल्व हो जाती है और हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। ये जो HOCl है इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर है ये? Am I audible? क्लियर है आप? यस सर, यस सर, यस सर। अब ये क्लोरीन जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं, पार्डन, कोई किसी का क्वेश्चन है? आगे चलूं? यस सर। यस सर। तो जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं, हाउ मच क्लोरीन वी नीड टू ऐड, हम कितना क्लोरीन ऐड करेंगे, ये इसके लिए एक क्लोरीन डिमांड डिटरमाइन करना पड़ता है। ये क्लोरीन डिमांड डिटरमाइन कैसे होता है? जब हम वाटर में क्लोरीन को ऐड करते हैं, जिस भी पानी को हमको डिसइंफेक्ट करना है, जब हम क्लोरीन उसमें ऐड करते हैं तो हम चेक करते हैं हमको फ्री फॉर्म में कितना क्लोरीन मिल रहा है पानी में। बिकॉज क्या होगा, जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्लोरीन से रिएक्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब इन द सेंस वो कंज्यूम कर लेंगे। तो हम वाटर में मेजर करते हैं कि हमको कितना फ्री फॉर्म में क्लोरीन मिल रहा है। जो फ्री फॉर्म में जब हमको क्लोरीन मिलता है वो इंडिकेट करता है कि आफ्टर कंजम्पशन, आफ्टर वी हैव डिसइंफेक्टेड, आफ्टर हमारा जो भी ऑक्सीडाइजेबल मैटर है पानी में, बैक्टीरिया है, फंगस है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कंज्यूम करने के बाद कितना हमको फ्री क्लोरीन मिल रहा है पानी में, दैट इज द मेजर कि हमको कितना क्लोरीन रखना है। जैसे हमको फ्री क्लोरीन हमको रिकमेंडेड है कि हमको 0.3 से 0.5 ppm तक अगर हम पानी में रखते हैं तो हम ये इंश्योर कर लेंगे कि पानी पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो गया। ये तभी हम कर पाएंगे जब हमको क्लोरीन डालने के बाद जो फ्री फॉर्म में क्लोरीन अवेलेबल है वो हम मेजर कर पाए, और वो हम लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं कि कितना फ्री फॉर्म में क्लोरीन हमको अवेलेबल है। तो इस तरह से उसका जो क्लोरीन डिमांड होगा, वाटर में जो क्लोरीन डिमांड होगा, वो क्लोरीन डिमांड को ओवरकम करने के बाद जो रेसिडुअल फॉर्म में क्लोरीन हमको मिलेगा वो मेजर करने से हमको डिसइंफेक्टेंट कितना ऐड करना है उसका क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं और उतना मेंटेन करके रख सकते हैं। अब ये जो क्लोरिनेशन का जो मेथड है, ये क्लोरिनेशन का जो फिलॉसफी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी में जब हम क्लोरीन एक्वस फॉर्म में डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है HOCl में या हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइपोक्लोरस एसिड ही डिटरमाइन करेगा कि कितना एक्टिव क्लोरीन हमारे पानी में अवेलेबल है, और ये डिपेंडेंट होगा पीएच पे। मतलब अगर पीएच एसिडिक है या 6.5 या 7 के बीच में हमारा पीएच है तो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो मैक्सिमम मिलेगा हमको, और जैसे जैसे पीएच हमारा 8 की तरफ जाता जाएगा हमारा हाइपोक्लोरस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता जाएगा। तो वो क्लोरीन जो है लीस्ट इफेक्टिव होता जाएगा, मतलब उतना ही क्लोरीन मेंटेन करने के लिए हमको ज्यादा क्लोरीन पानी में ऐड करना पड़ेगा। तो ये HOCl जो है ये हाइपोक्लोरस एसिड, और फिर ये जो रिएक्ट करता है जब पानी, ये हाइपोक्लोराइट आयन बनाता है जिसको बोलते हैं OCl। OCl नेगेटिव ही एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडेंट। मतलब बेसिकली तो प्राइमरी ऑक्सीडेंट इज नॉट क्लोरीन बट दिस OCl which is formed when water is subjected to chlorine। ये OCl ही बताएगा कि पानी में ये क्लोराइड आयन
कितना है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसका डिसइंफेक्शन लेवल कितना वाटर में है। ये एक पिक्चर है एरिएटर का, आप देख सकते हैं। जो एरिएटर की मैं बात कर रहा था, ये हमारा रॉ वाटर लाइन है जो हम पंप का डिस्चार्ज में ये पंप जब हम चलाते हैं रॉ वाटर पंप, उसके बाद ये लाइन जो है ये एरिएटर में जाती है। एरिएटर में आप देख सकते हैं कि एरिएटर में वाटर को एक थिन फिल्म में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है और पानी को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाने की कोशिश की जाती है। ये आप देख सकते हैं पानी जब एरिएट हो जाता है तो ये जहां पे केमिकल ऐड हो रहा है, ये हम कोगलेंट ऐड कर रहे हैं इस पानी में। कोगलेंट यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो कोगलेंट है पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड। एलम भी यूज करते हैं, बट एलम क्या है, एलम सॉलिड फॉर्म में आता है और उसको हैंडल करने में मैन पावर और बहुत सारा डोजिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है, जबकि ये पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड लिक्विड, रेडी टू यूज लिक्विड के फॉर्म में आता है। बेसिकली इसमें जो एल्यूमिना कंटेंट होता है, एलम में भी एल्यूमिना होता है, एलम का एल्यूमिना कंटेंट जो होता है वो 15% होता है। पीएसी में जो हमको या पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हम यूज करते हैं उसमें एल्यूमिना कंटेंट 10% के आसपास होता है। ये एल्यूमिना कंटेंट ही डिसाइड करता है कि कितना कोगलेंट पानी में है। तो बेसिकली जब हम ये केमिकल्स प्रोक्योर करते हैं, हम इनका एल्यूमिना कंटेंट इंश्योर करते हैं कि एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, जितना हमको चाहिए एल्यूमिना कंटेंट वो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कुछ डायमेंशंस हैं। यहाँ पे जो स्टेज 1 में जो क्लैरिफायर है उसका जो फ्लो रेट है वो 2205 मीटर क्यूब पर आवर है। कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ वाटर, मतलब कॉन्टैक्ट टाइम पानी का एरिएटर में कितना है, 2.2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड है। इनलेट पाइपलाइन की साइज जो है 700 mm है। डाया जो है इसका 9.3 इंटू 3 मीटर का है। हाइट 3 मीटर है, डाया 9.3 है। ये आप देखेंगे ये पानी जो आ रहा है ये एक चेंबर में जा रहा है। इस चेंबर को बोलेंगे स्टीलिंग चेंबर। आप देख सकते हैं पानी जब एंटर करता है सिस्टम में, इसका फ्लो काफी टर्बुलेंट है। तो जहां पे भी टर्बुलेंस होगा वहां पे क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेटलिंग में हमको दिक्कत होगी अगर ये पानी का फ्लो टर्बुलेंट होगा। ये आप देख सकते हैं, इसके बाद का जस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है। यहां पानी का फ्लो जो है काफी टर्बुलेंट है, लेकिन जैसे ही स्टीलिंग चेंबर में पानी आता है आप देखेंगे ये फ्लो एकदम स्टिल हो जाता है। इसीलिए इस चेंबर को बोलते हैं स्टीलिंग चेंबर, पानी को स्टिल करने के लिए। ये स्टीलिंग चेंबर का डायमेंशंस है। यहां पे जो पानी का रिटेंशन टाइम है 2 मिनट है। वॉल्यूम है 75 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट। फ्री बोर्ड 0.3 मीटर। बाकी लेंथ, विड्थ और हाइट है। तो अब आफ्टर स्टीलिंग चेंबर पानी क्लैरिफ्लोकुलेटर में जाता है। फ्लैश मिक्सचर होके, फ्लैश मिक्सचर में जो हम केमिकल्स हम डालते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन करने के लिए हम केमिकल्स डालते हैं। तो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन क्रिएट करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है, सस्पेंडेड कौन कौन सी इंप्यूरिटीज यहाँ पर, सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव होंगे, ग्रेवल्स रिमूव होंगे जो सेटल कर जाएं। ये सारे आप देख रहे हैं ये इंप्यूरिटीज 1 mm या 1 mm से ज्यादा की होंगी, तो ये अपने आप ही इसका डाया काफी होता है एज पर स्टोक्स लॉ। ये सेटल बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन इसमें इस रॉ वाटर में क्ले लाइक इंप्यूरिटीज भी होती हैं। क्ले मतलब मिट्टी के जैसी इंप्यूरिटीज भी होती हैं। ये जो इंप्यूरिटीज हैं बहुत फाइन इंप्यूरिटीज होती है जो माइक्रोन साइज में होती हैं, इसलिए इनको सेटल कराने के लिए हमको टाइम लग सकता है। इसके अलावा माइक्रोन साइज के अलावा
कुछ कोलॉइड्स भी हमारे पानी में प्रेजेंट होते हैं जो सब माइक्रोन रेंज के होते हैं, जिनको कि हम नेचुरली रिमूव या सेटलिंग एड के बगैर इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जो हम कोगुलेंट्स और फ्लोकुलेंट्स हम जो डालते हैं, ये सेटलिंग कराने के लिए है। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो माइक्रोन साइज में इंप्यूरिटीज हैं या जो कोलाइडल साइज में जो इंप्यूरिटीज हैं, ये कोलाइडल साइज से हम इनका जो इनका पार्टिकल साइज है वो बढ़ा सके। मतलब हम कोई ऐसा केमिकल ऐड करें जिससे कि ये आपस में चिपक जाए और चिपक कर एक बड़ा पार्टिकल बना ले। ये प्रिंसिपल है कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन का, जो कि हम एक छोटे से पिक्चर से या स्कीमेटिक पिक्चर से समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्पेरिकल शेप यहाँ पे आपको स्पीयर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इम्प्यूरिटीज को, जो कि वाटर में फिजिकल फॉर्म में हम देख सकते हैं। ये ऐसी इम्प्यूरिटीज हैं या माइक्रोन साइज में है जो हम देख भी नहीं सकते, या फिर सब माइक्रोन साइज में है जो कोलाइडल्स जिनको हम कहते हैं। ये सरफेस चार्ज रहता है इनका। जब हर एक पार्टिकल का एक सरफेस चार्ज होगा। ये सरफेस चार्ज क्या करेगा, ये सरफेस चार्ज के कारण ये पार्टिकल्स सिमिलर चार्ज के होंगे, और ये सिमिलर चार्ज होने के कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे को हमेशा रिपल करेंगे या एक दूसरे को सेटल नहीं होने देंगे। इसको हम समझ सकते हैं, हमने हमारी प्राइमरी क्लासेस में या छोटी क्लासेस में एक टर्म पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन भी हम बोलते हैं उसको। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन एक जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, जिसमें कि पार्टिकल्स मूव करते हैं किसी भी सॉल्यूट में या सॉल्वेंट में, सॉल्यूट के फॉर्म में। तो ये पार्टिकल्स क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये जब मूव करेंगे तो ये हमेशा सेम नेचर के होने के कारण अपने ऑपोजिट या अपने विसिनिटी में या अपने पास आने वाले पार्टिकल्स को हमेशा रिपेल करेंगे ड्यू टू देयर सरफेस चार्ज। अगर ये हमेशा रिपेल करेंगे तो ये ना तो ये खुद सेटल होंगे, ना दूसरे पार्टिकल्स को सेटल होने देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इन पार्टिकल को अगर मिला के हमको एक बड़ा पार्टिकल बनाना है तो ये पार्टिकल्स पास पास आए। इस पार्टिकल्स को पास पास लाने के लिए हमको इनका सरफेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और ये सरफेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये जो केमिकल्स डालते हैं पानी में, ये सेटलिंग के लिए हमको एड करते हैं, यानी ये सेटलिंग एड है बेसिकली। ये केमिकल्स कैसे होते हैं? इन केमिकल्स पे जो सरफेस चार्ज प्रेजेंट है उस सरफेस चार्ज के ऑपोजिटली चार्ज्ड ये केमिकल्स होते हैं। जैसे कि हम एल्यूमिना की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो रॉ वाटर में इंप्यूरिटी आती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये एल्यूमिना जो होते हैं, एल्यूमिनियम Al3+ यानी Al3+ यानी एल्यूमिनियम की जो चार्ज सरफेस जो वैलेंसी होती है वो 3 पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, इन नेगेटिवली चार्ज्ड इंप्यूरिटीज के सरफेस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब ये इनके साथ मिक्स किया जाता है, जब हम पानी में जिस वाटर को हमको ट्रीट करना है उस पानी में ये केमिकल्स डोज करेंगे और उनको प्रॉपरली मिक्स करेंगे, तो ये इंप्यूरिटी के सरफेस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये आप सी में देख रहे हैं, ये सरफेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सरफेस के चार्ज को डी तक आते आते ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब इनके सरफेस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तब क्या होगा, ये पार्टिकल्स आपस में रिपेल नहीं होंगे, बल्कि ये पास पास आके एक बड़ा फ्लॉक बना देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या हो रहा है, सरफेस के जो इंप्यूरिटीज है उनके सरफेस का चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, उसके बाद वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, यानी पास पास आ रहे हैं, और पास पास आने के बाद वो आपस में मिलकर एक बड़ा फ्लॉक बना रहे हैं, जिसको कि हम इजीली सेटल करा सकते हैं। बिकॉज अब क्या हो गया, इस पार्टिकल की डेंसिटी भी बढ़ गई और इस पार्टिकल का साइज या डाया भी बढ़ गया। तो एज पर स्टोक्स लॉ
जो सेटलिंग वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाया ऑफ द पार्टिकल्स एंड द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये पार्ट आप लोगों को क्लियर है, बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। जी सर। तो नेक्स्ट चलते हैं, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ये बेस्ड होता है कोलाइड कैसा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कौन सा हमको कोगुलेंट चूज करना है, कितने डोज में डालना है। बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सरफेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो जब हमको पता होगा कि कितना हमको ऐड करना है पानी में, अगर हम एक्सेसिव डाल देंगे पानी में तो क्या होगा, जो सरफेस चार्ज मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है पार्टिकल्स का, अगर हम एक्सेसिव कोगुलेंट डाल देंगे तो नेगेटिव सरफेस चार्ज से वो सरफेस चार्ज पॉजिटिव सरफेस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको सरफेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, ना कि उनको रिचार्ज करना है। अगर हम ज्यादा केमिकल्स ऐड कर देंगे तो भी हमारा कोगुलेशन का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हमको ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि हमको कितना कोगुलेंट ऐड करना है। दूसरी जो चीज है, पानी का पीएच क्या है और क्या टेम्परेचर है। तीसरा, ये कोगुलेशन जब होगा तो ये कोगुलेंट जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, तो इन बड़े पार्टिकल्स को भी हमको सेटलिंग कराने के लिए एक फ्लोकुलेंट ऐड करना होगा। ये फ्लोकुलेंट क्या होते हैं? इन फ्लोकुलेंट को बोला जाता है पॉली इलेक्ट्रोलाइट। ये पॉली इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और इनका जो है इनका एक पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं। पॉलीमर चेन होती है एक, और जब मैं पॉलीमर चेन की बात कर रहा हूं तो आप समझ जाइए कि उसका जो है उसका मोलिकुलर मास जो होगा अपने आप में ही बहुत ज्यादा होगा। तो जब हम इसको पानी में डालेंगे, फ्लोकुलेंट को पानी में डालेंगे, तो जो भी पार्टिकल्स बड़े साइज के हो गए हैं, छोटे छोटे कोलाइडल्स जिनका की साइज बड़ा हो गया है, वो इन फ्लोकुलेंट के चेन में फंस के, चूंकि ये फ्लोकुलेंट का खुद का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, जब ये फ्लोकुलेंट नीचे सेटल करेंगे, ये साथ में उन पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि हमको कितना कोगुलेंट ऐड करना है और कितना हमको फ्लोकुलेंट पानी में ऐड करना है। ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे लेबोरेटरी एस्टिमेशन से, जिसको कि हम बोलते हैं जार टेस्ट एपरेटस। ये आप देख सकते हैं, ये एक एपरेटस है। बेसिकली ये एपरेटस से हम स्टिमुलेट कर रहे हैं क्लैरिफायर के अंदर की जो कंडीशंस हैं, उनको इन बीकर्स में या लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स में हम जो है स्टिमुलेट करके देख रहे हैं हमको कितना क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट लगेगा और कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लोकुलेंट लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम रॉ वाटर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मिक्सिंग के लिए यहाँ एजिटेटर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, और हम इस पानी में हम उन केमिकल को डोज करते हैं पीपेट की सहायता से, और हम देखते हैं कि कितना डोज डालने पे हमको फिजिकली, आप देख सकते हैं कांच के बीकर्स हैं, तो हमको दिखेगा कितने डोज पे किसमें हमको सेटलिंग जल्दी मिल रहा है और पानी हमको क्लियर किस में मिल रहा है। तो बेसिकली ये जार टेस्ट हम यूज करते हैं स्टिमुलेट करने के लिए क्लैरिफायर की कंडीशंस को लेबोरेटरी में। ये आप लोगों को क्लियर है? यस। कुछ क्वेश्चंस है लग रहा है मेरे को, क्लियर आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। आगे बढ़ूं? यस सर। तो कोगुलेंट क्या है? कोगुलेंट क्या है? बेसिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कोगुलेंट्स हैं
जिनको की सरफेस चार्ज को हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। मैंने आपको जो बताया पहले, इनऑर्गेनिक कोवलेंट्स होते हैं वो हाई वैलेंट कैटायंस होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो सकता है जो कि एल्यूमिना के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एलम में, और पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड में फेरिक एलम भी आता है। तो फेरिक का भी जो वैलेंसी है वो ज्यादा है। उसी तरह से ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल्स जिनका की वैलेंसी ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे कोगुलेशन के लिए। जो बेसिकली हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम एल्यूमिनियम और आयरन के सॉल्ट्स यूज करते हैं, जो कि वाटर ट्रीटमेंट में हम बहुत कॉमन तरीके से यूज करते हैं एज कोगुलेंट्स। पीएच की बात की थी हमने, पीएच कैसे इंपॉर्टेंट है। पीएच इज प्रोमिनेंट फैक्टर इन रिमूवल ऑफ कोलॉइड्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो पीएच, अगर पीएच उसका जैसे कि रेंज दिया हुआ है 6 to 7.4 रहेगा, तो एल्यूमिना के जो सॉल्ट्स हैं वो काफी इफेक्टिव होते हैं इस पीएच रेंज में। और आयरन के जो सॉल्ट्स हैं, जब हम यूज करते हैं आयरन सॉल्ट्स एज कोगुलेंट्स, तो वो 5 पीएच के ऊपर इफेक्टिव होते हैं। तो पीएच एडजस्ट किया जाता है, हम लाइम डाल के पीएच को अल्कलाइन कर सकते हैं अगर हमको पीएच रेंज अगर हमको ऊपर लेके जाना है। फ्लोक्लेंट क्या है? फ्लोक्लेंट आर पॉलीमर्स दैट वेट द फ्लॉक, मतलब वो कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लॉक में अपने वेट ऐड करके, जो कोगुलेशन के पहले हम डालते हैं, और बहुत ही डेंस और क्विक सेटलिंग मास एक हमको मिलता है इसको ऐड करने के बाद। सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं जो कि बहुत हाई मोलिकुलर वेट के होते हैं, मोलिकुलर वेट इनका 10⁶ से 10⁷ होता है। और मोनोमर्स ये कंट्रीब्यूट होते हैं मोनोमर्स से, जिनको कि पॉलीमराइज करके या पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और ये चार्ज होते हैं। मतलब इसमें एक स्पेसिफिक या तो ये कैटायनिक पॉलीमर्स होंगे या एनायनिक पॉलीमर्स होंगे। तो हम चूज करते हैं जहां पे हमको कैटायनिक इंप्योरिटीज रिमूव करनी होती हैं, वहां पे हम एनायनिक पॉलीमर यूज करते हैं। जहां पे एनायनिक इंप्योरिटीज रिमूव करनी होती है, वहां पे हम कैटायनिक पॉलीमर्स यूज करते हैं। सिंथेटिक होते हैं ये ऑर्गेनिक फ्लोक्लेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनायनिक होते हैं, कैटायनिक भी होते हैं, और कुछ नॉन आयनिक भी होते हैं। इनका जो बेसिक फॉर्म होता है या बेसिक कंटेंट होता है, ये एक्राइलामाइड होते हैं, पॉली एक्राइलामाइड्स। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर हम एलम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जो भी इंप्यूरिटीज पानी में आएंगी वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। प्रेसिपिटेट मतलब सेटल हो जाएंगी। तो बेसिकली जो हमारा फ्लोक्लेशन है वो पॉलीमर्स जब हम डालते हैं उससे फ्लोक्लेशन एनहेंस होता है, सेटलिंग रेट उसका बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर का इंप्यूरिटीज जो है हम रिमूव कर लेते हैं, कोलाइड्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको बड़ा पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमारे केमिकल्स भी बचते हैं। अगर हम कोगुलेशन और फ्लोक्लेशन को साथ में करें, मतलब हम खाली कोगुलेंट डालें, तो हमारे को जो सेटलिंग है वो थोड़ी सी इफेक्टिव करने के लिए फ्लोक्लेंट केमिकल्स भी हमको ऐड करने चाहिए। ये फ्लोक्लेंट्स ऐड करने से क्या होता है, हमारे केमिकल्स जो बेसिकली अगर हम खाली कोगुलेंट डालें तो कोगुलेंट ज्यादा डलेंगे, अगर हम कोगुलेंट के साथ फ्लोक्लेंट भी डालें तो हमारे कोगुलेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो हमको रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, तो इससे हमारे केमिकल्स बचेंगे। हम देख सकते हैं जब हम हमारे सिस्टम में जो एजिटेटर्स लगे हुए हैं उसका पर्पस क्या है, मिक्सिंग है कोगुलेंट का रॉ वाटर के साथ, कांटेक्ट टाइम बढ़ाना है हमको एजिटेशन देके, ताकि पार्टिकल्स पास पास आके एग्लोमरेट हो जाएं, आपस में चिपक जाएं,
और सेडिमेंटेशन जोन जहां पे होगा वहां पे सेपरेशन ना हो फ्लॉक का पानी के फ्लो के साथ, वो पहले ही सेटल हो जाए। ये एक डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एक क्लैरिफायर का स्ट्रक्चर है। रॉ वाटर यहां से एंटर हो रहा है, एंटर होके इस जोन में जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग जोन भी बोल सकते हैं या फ्लोकुलेशन जोन कहा जाता है। फिर उसके बाद वाटर जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी दूसरे जोन में आता है, और फिर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जब ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाएगा, आप देख सकते हैं वाटर का मूवमेंट इस क्लैरिफ्लोकुलेटर मैकेनिज्म में हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी है। ये इसलिए ये डिजाइन किया गया है ताकि जो जैसे जैसे पार्टिकल्स अपना साइज बड़ा करते जा रहे हैं आफ्टर कोगुलेशन और एग्लोमरेट होते जा रहे हैं, वो जब हेवी हो जाएंगे तो उनकी टेंडेंसी होती जाएगी कि वो नीचे की तरफ सेटल हों, और जो ऊपर का पानी जो हमको मिलेगा सुपरनेटेंट के फॉर्म में मिलेगा जो कि क्लियर होगा। इस क्लियर वाटर को हम कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके ओवरफ्लो करा के हम इस क्लैरिफायर के आउटलेट में वापस से कलेक्ट करके क्लैरिफाइड वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार फिर से पढ़ा बताइएगा सर डायग्राम वाला। ये रॉ वाटर इनलेट है, नीचे से है, नीचे से ये एक नेक्स्ट ये डायग्राम से मैं आपको, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। ये आपको ये आप देख सकते हैं ये फ्लो कैसे जा रहा है। ये रॉ वाटर जो है ये नीचे से जा रहा है, नीचे से जाके ये यहां पे ये जो जोन है ये क्लैरिफ्लोकुलेटर जोन बोलते हैं इसको। क्लैरिफ्लोकुलेटर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपस में पास पास में आ रहे हैं, और चूंकि हमने पहले ही कोगुलेंट डाल दिया है, हमने कोगुलेशन जो इस रॉ वाटर में ये डोजिंग पॉइंट पे ही हमने केमिकल डाल दिया है। ये हमने वाटर जहां एंटर कर रहा है क्लैरिफायर में उसके पहले ही हमने केमिकल्स ऐड कर दिए हैं जो कि कोगुलेंट्स हैं हमारे, हमने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आते आते ये कोगुलेंट्स मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, और मिक्स होके क्या होगा, यहाँ पे जो छोटे कोलाइड्स हैं या माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स हैं वो आपस में जब सरफेस चार्ज उनका न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बड़े बड़े फ्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो फ्लॉक की टेंडेंसी होगी कि वो नीचे की तरफ जाएं, और जब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो होगा वाटर तो हेवियर पार्टिकल्स जो हैं वो सब बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, और पानी ऊपर से सुपरनेटेंट हम कलेक्ट कर लेंगे जो कि क्लैरिफाइड वाटर कहलाएगा। और इसमें जो लेवल ऑफ इंप्यूरिटीज हैं वो रॉ वाटर से काफी कम होगी, क्योंकि इस क्लैरिफायर में क्या हो रहा है, जितने भी इंप्यूरिटीज हैं वो हमने सब सेटल करवा लिए बॉटम में, और सुपरनेटेंट जो ऊपर से जा रहा है वो क्लियर फॉर्म में है। अब जो भी नीचे बचेगा वो स्लज के फॉर्म में होगा, ये स्लज को हम निकाल देंगे। ये अब मैं आपको वापस से उस डायग्राम पे ले जाता हूं। जो भी इंप्यूरिटीज होंगी वो इस बॉटम पोर्शन में इकट्ठी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये बॉटम पोर्शन में एक स्क्रैपर मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये स्क्रैपर मैकेनिज्म एक स्क्रैपर ड्राइव से कनेक्टेड है। ये ऊपर आप देख सकते हैं एक ड्राइव लगा हुआ है या कि एक मोटर लगी हुई है जो कि इस एजिटेटर को एक गियर बॉक्स की सहायता से घुमा रही है। जब ये घूमेगा, ये स्क्रैपर कंटिन्यूअसली पूरे क्लैरिफायर में चक्कर लगाता रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्लज नीचे सेटल हो रहा है वो स्लज बेसिकली क्या होगा, वो उसमें सॉलिड कंटेंट ज्यादा होंगे। जो फ्लॉक्स और जो फ्लॉकुलेशन और जो इंप्यूरिटीज फ्लॉक्स के फॉर्म में नीचे सेटल हो गई हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन इस जोन में बहुत ज्यादा होगा। मतलब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगे। सेमी सॉलिड होने के कारण अगर हम इसको प्रॉपरली घुमाएंगे नहीं या इसको एजिटेट नहीं करेंगे या कंटिन्यूअस मोशन में नहीं रखेंगे तो ये पूरा का पूरा केक डिपोजिशन के फॉर्म में ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंप्यूरिटीज को हम क्लैरिफाइड वाटर को हम ट्रीट करके निकालें, प्लस जो इंप्यूरिटीज हम सेटल करा रहे हैं उसको भी हम इस सिस्टम से कंटिन्यूअसली बाहर निकालते रहें, ताकि इस सिस्टम में ये जो स्लज का कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़े ना।
अगर स्लज का कॉन्सेंट्रेशन सपोज स्लज इस लेवल पे है और हम इसको निकालते जाएंगे, और अगर इसको हमने प्रॉपरली नहीं निकाला तो स्लज जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। और क्या होगा, जब जैसे जैसे इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, स्लज की टेंडेंसी रहेगी कि वो जो है वो फिर से वापस से फ्लोट होके ऊपर पानी के साथ ये क्लैरिफाइड वाटर में ऐड होता जाएगा, जो कि हमारे पर्पस को डिफीट करेगा। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो इम्प्यूरिटीज हैं वो हम बॉटम से निकालते जाएं। अगर हम टाइमली नहीं निकालेंगे या इस स्क्रैपर को हम नहीं चलाएंगे तो सारी इम्प्यूरिटीज नीचे में केक के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। सर ये जो स्कैपर जब घूमेगा सर, तब जो हमारा पार्टिकल्स नीचे गिर रहा है वो फिर दोबारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, घुल के उसके साथ ऊपर पानी के साथ ऊपर नहीं जाएगा सर? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये जो हम स्क्रैपर लगा रहे हैं, ये स्क्रैपर बहुत ही स्लो रोटेटिंग पार्ट है। मतलब इसका जो आरपीएम है, यहाँ जो गियर बॉक्स लगाया है, ये गियर बॉक्स का रेशियो हमने ऐसे सेट किया हुआ है कि इसका आरपीएम, मान लीजिए ये 1450 आरपीएम पे ये मोटर घुमा रही है, ये यहाँ पे जो आरपीएम, जिस आरपीएम से ये घूम रहा है, ये 2 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से या 2 रोटेशन पर आवर के हिसाब से घूम रहा है। मतलब ये जो स्क्रैपर है, इसका जो रोटेटिंग मैकेनिज्म है, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत स्लो मूवमेंट जो है ये स्क्रैपर का इस सिस्टम में रखेगा, ताकि जितना कम मूवमेंट होगा उतना ही टेंडेंसी इस बेड को डिस्टर्ब होने का कम होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस स्लज के ब्लैंकेट को, ये जो स्लज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, उस ब्लैंकेट को हमेशा सेमी सॉलिड फॉर्म में रखें, ताकि ये सॉलिडिफाई ना हो और केक ना बन जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है। इसलिए ये जो हम स्क्रैपर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, इन स्क्रैपर मैकेनिज्म का रोटेशन जो है, इसका मूवमेंट जो है बहुत स्लो है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 50 मीटर डाया का है पूरा मैकेनिज्म क्लैरिफायर, और जो इसका रोटेशन है ये 2 रोटेशन पर आवर के हिसाब से रोटेट हो रहा है। तो अगर हम कम एजिटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये इसकी जो ऊपर वापस से मतलब ये फ्लॉक के टूट के वापस से ये ऊपर जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? और एक चीज सर जानना था सर, जैसे कि आपने बोला कि ये जो पानी है ये एंटी ग्रेविटी जो फोर्स है उससे ऊपर जाता है सर, ये ऊपर कैसे जाएगा सर एंटी ग्रेविटी से? ऊपर नहीं जा रहा है। पंप का जो फ्लो रहेगा, रॉ वाटर पंप से जो हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर हेड होगा। पानी अपना हेड मेंटेन करके रखेगा, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। जो भी पंप का हेड होगा, तो उस हेड को इतना हम लोगों ने डिजाइन करके रखा हुआ है कि ये जो टॉप लेवल है उससे वो ऊपर पानी नहीं उठने देगा। तो पानी जब इनलेट होगा तो उसको जहां जहां स्पेस होगा या जहां जहां उसको मूवमेंट करने का जगह होगा, वो वही मूव करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पानी इस नीचे से गया और फिर ये इस जोन में आया। ये जोन फिल हो जाने के बाद क्या होगा, वो पानी नीचे जाएगा। नीचे जाके फिर जहां उसको स्पेस मिलेगा, उस स्पेस से फिर वो ऊपर उठेगा। और कहां तक उठेगा? जहां तक पंप का हेड है। तो आप देख सकते हैं, ये क्लियर होगा आपको। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको उस दिन भी शायद थोड़ा सा बताया था। यहां से पानी इनलेट हो रहा है और इस जोन में क्या हो रहा है, ये जोन में आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े एजिटेटर्स लगे हुए हैं और एक बड़ा मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि ये स्क्रैपर को घुमा रहा है। ये एजिटेटर पानी को एजिटेट कर रहा है, जो भी केमिकल्स हमने डाले हैं उसको मिक्स कर रहा है। लेकिन ये जो बड़ा ड्राइव है, ये पूरे स्क्रैपर को मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये आप देख सकते हैं पानी का हेड मेंटेन है। ये लेवल और ये लेवल एक ही है। तो पानी को कहां जगह मिलेगी? नीचे से ये पिलर्स की सहायता पे खड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था, ये जो क्लैरिफ्लोकुलेशन जोन है या फ्लोकुलेशन जोन भी बोलते हैं इसको, ये नीचे से परफोरेटेड है। मतलब ये पूरा सॉलिड नीचे तक नहीं है। ये वॉल जो आपको दिख रहा है ये खाली पेरिफेरी में है और नीचे से ये पिलर्स की सहायता में खड़ा है जो कि परफोरेटेड है।
तो पानी जब नीचे जाएगा, जहां से भी उसको ओपनिंग मिलेगी, वो फिर से ऊपर इस जोन में नीचे से ऊपर उठेगा। पहले तो यहां से नीचे जाएगा और नीचे में जहां से ओपनिंग है वहां से वो ये ऊपर उठेगा। तो पानी हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर है आप लोगों को? ओके सर। ये मैंने ओवरव्यू बताया था। हम डोजिंग कहां कर रहे हैं? क्लैरिफ्लोक्लेटर से पहले ही डोज कर रहे हैं, और क्लैरिफ्लोक्लेटर के बाद जो पानी मिलेगा उसको क्लैरिफाइड वाटर बोलेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया पिछले स्लाइड में, क्लैरिफ्लोक्लेशन और फ्लोक्लेशन, कोगुलेशन और फ्लोक्लेशन कहां होकर करेगा? फ्लोक्लेशन जोन में करेगा। जब हम फीड स्ट्रीम कम्स इन इंटीमेट कांटेक्ट विद केमिकल मिक्सचर, जो पानी हम फीड कर रहे हैं क्लैरिफायर में, वो जब पूरी तरह से केमिकल्स उस जोन में मिक्स होंगे और स्लज पार्टिकल्स जो हैं, जो प्रीवियसली फॉर्म हुए हैं, उसके कांटेक्ट में भी आएंगे। जैसा कि मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पे जो स्लज का ब्लैंकेट होगा, वो स्लज का ब्लैंकेट से टकरा के ये वाटर ऊपर जाएगा। तो जब ये टकराएगा, यहां ऑलरेडी स्लज है, तो ये क्या होगा? ये स्लज भी इस पानी में जो फ्लॉक्स हैं उसको खींचेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और बड़े पार्टिकल्स इस स्लज में रह जाएंगे और पानी क्लियर फॉर्म में ऊपर जाएगा। The hydraulic separation principle uses an upflow design to move water into the settling zone for clarifloculation. तो इसको डिजाइन इसीलिए किया गया है कि वाटर हमेशा इसका मूवमेंट ऐसे हो ताकि सेटलिंग जोन में से पानी जब जाए बाहर, वो मैक्सिमम क्लैरिफाई होके जाए। ये पिक्चर है क्लैरिफायर का, आप देख सकते हैं। बीच में आपको ये क्लैरिफ्लोक्लेशन या कोगुलेशन या कोगुलेशन और फ्लोक्लेशन जोन बोलेंगे इसको, जहां पे हो रहा है, और ये क्लियर वाटर जोन बोलेंगे। इस पोर्शन को बोलेंगे क्लियर वाटर जोन। अब ये क्लियर वाटर जोन से पानी ओवरफ्लो होके इन लॉन्डर्स में इकट्ठा हो जाएगा। ये लॉन्डर्स आपको दिख रहा होगा, एक ट्रेंच सी बनी हुई है, ये ट्रेंच को लॉन्डर्स बोलते हैं। और यहां से पानी कलेक्ट कर लेंगे हम बाहर, और फिर बाद में ये चैनल बने हुए हैं, चैनल से हम कलेक्ट कर लेते हैं क्लैरिफायर में। तो ये हमारा क्लैरिफायर का मैकेनिज्म था। हेलो, हाँ बोलिए। सर इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? मैंने आपको पहले डायमेंशंस बता दिए हैं। हमारा ये जो क्लैरिफायर है स्टेज 1 में, जो 4x250 मेगावाट में है, वो 1750 मीटर क्यूब पर आवर का एक क्लैरिफायर है। ऐसे हमारे पास 3 क्लैरिफायर हैं, 2 वर्किंग, 1 स्टैंड बाय। आप देख सकते हैं हमारा जो इनलेट वाटर फ्लो है वो 1837 मीटर क्यूब रहेगा। इसमें से जो 87 मीटर क्यूब पर आवर का हमारा स्लज जो है निकल जाएगा। मैंने वाटर में, इस पानी में 1837 मीटर क्यूब में हम ये एस्टिमेट करके हमने डिजाइन में ये एस्टिमेट किया है कि 87% स्लज होगा या इंप्यूरिटीज होंगी, बाकी क्लियर वाटर जो रहेगा वो 1750 हमको इस क्लैरिफायर के आउटपुट में मिलेगा। फ्लोक्लेशन जोन में जो रिटेंशन टाइम होगा वो 30 मिनट्स है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस पूरे क्लैरिफायर में जो पानी इनलेट हो रहा है और आउटपुट मिल रहा है हमको, वो बेसिकली जो है 1 घंटे के आसपास उसका रिटेंशन टाइम है, 1 से 1.5 घंटे के आसपास। यानी पानी जो इस क्लैरिफायर में जाएगा वो 1.5 घंटे के बाद क्लियर होके, 1 से 1.5 घंटे के बाद क्लियर होके बाहर निकलेगा। मतलब सर डैम से जो पानी लिए उसको पूरा क्लियर करने में 1.5 घंटा टाइम लगेगा। 1.5 घंटा के बाद हम डीमिनरलाइज वाटर यूज कर सकते हैं।
डीमिनरलाइज वाटर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लैरिफाइड वाटर। डीमिनरलाइजेशन के लिए हमको डीएम प्लांट में लेना पड़ेगा वो पानी को। ओके। ये कुछ डायमेंशंस हैं, आप देख सकते हैं। जो टोटल रिटेंशन टाइम है 150 मिनट्स है, यानी 1.5 घंटा है। जो क्लैरिफायर का डाया है वो 50 मीटर है। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सप्लेनेशन खत्म करना चाहूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज बोल सकता है। हेलो सर, ये जो सर ये क्लैरिफाई का ये जो पिक्चर है, इसको एक बार इसको स्लाइड खोलिए ना सर एक बार। ये वाला स्लाइड? हाँ सर। सर इसका जो मतलब बीच अंदर का जो पानी है, वो पानी आपने बोला कि अभी कि उस ये बाहर की सराउंडिंग से मतलब अंदर नीचे से आता है, मतलब एंटी ग्रेविटी फोर्स की तरफ से जैसे खाली मिलता है ऐसे आ जाता है, लेकिन वो सर कलर अलग कैसे हो जाता है सर? हाँ, देखिए यही मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कलर इसलिए अलग हो रहा है क्योंकि ये इम्प्योरिटी वाला पानी है और ये क्लियर वाटर जोन है। ये पानी यहाँ से इनलेट हो रहा है। ये देख रहे हैं आपको छोटे छोटे परफोरेशन दिख रहे हैं आपको? ये नीचे से आएगा, बॉटम से आएगा और यहाँ से ये परफोरेशन से ये बाहर आएगा इस जोन में, यानी रॉ वाटर जो आएगा इस जोन में आएगा। लेकिन इसके पहले हम केमिकल्स ऐड कर चुके हैं इस पानी में, ठीक है? अब ये केमिकल्स इन एजिटेटर से यहाँ पे मिक्स होंगे। तो इस रॉ वाटर में जो इम्प्यूरिटीज हैं वो आपस में एग्लोमरेट होके बड़े पार्टिकल्स बना लेंगी। बड़े पार्टिकल्स इस जोन में नीचे सेटल हो जाएंगे। जब ये नीचे जाएंगे, ये नीचे सेटल हो जाएंगे, और जब ये नीचे जाएंगे तो अगेंस्ट द जब ये नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी से जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये पानी जब उठेगा, नीचे परफोरेटेड है, तो ये पानी जब उठेगा ये क्लियर वाटर जोन में उठेगा, और जब ये उठेगा पानी तो नीचे जो भी इम्प्यूरिटीज हैं हेवियर फॉर्म में आ गई है वो नीचे रह जाएंगी और क्लियर वाटर ऊपर आ जाएगा। ये आपको जो क्लियर वाटर दिख रहा है ये सुपरनेटेंट है। ओके ओके। आप बरसात का पानी देखते हैं ना, आपके बाल्टी में अगर आप हैं तो क्या होता है, उसमें आप थोड़ा देर अगर छोड़ दें तो क्या होगा, आपका जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे रह जाती है ना, और ऊपर आपको क्लियर वाटर मिलता है, ठीक है? हम इस पानी को इस क्लैरिफायर को एक बाल्टी के जैसे देखिए, बस फर्क ये है कि आप उस बाल्टी को 2 घंटा छोड़ सकते हैं। हमको ये पानी कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस में चाहिए, हमारे पावर प्लांट के प्रोसेस में चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस रिटेंशन टाइम को उतना नहीं दे पाएंगे। हम उस रिटेंशन टाइम को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसमें केमिकल्स ऐड कर रहे हैं ताकि ये सेटलिंग, जो वाटर में जो सेटलिंग है या इंप्यूरिटीज का जो सेटलिंग रेट है उसको बढ़ा सके, उसको हम एनहांस कर सके, ताकि हमको क्लियर वाटर रेगुलरली जल्दी जल्दी मिलता रहे। उसके लिए पूरा मैकेनिज्म डिजाइन किया गया। सर ये क्लैरिफाइड वाटर ही आगे जाके डीएम वाटर बनता है ना? ये क्लैरिफाइड वाटर को अगर हम केमिकल प्लांट में केमिकल प्रोसेस से आगे और प्रोसेस करें डीएम प्लांट में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डीएम वाटर में। अभी ये जो पानी हम बना रहे हैं ये क्लैरिफाइड वाटर है। इसमें जो सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज हैं ये देख सकते हैं, जो आपको फिजिकली दिख रही हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज को रिमूव करना, फिजिकल इंप्यूरिटीज को रिमूव करना। बाकी जो उसमें डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटीज हैं वो डीएम प्लांट से ही रिमूव होगी। सर जो केमिकल डोजिंग होती है सर वो स्टीलिंग चैम्बर में होती है सर? हाँ, स्टीलिंग चेम्बर के बाद।
स्टिलिंग चैम्बर के बाद दूध। हाँ, ठीक है। और कुछ और? सर जो ड्रिंकिंग वाटर जो अपन यूज करेंगे सर, उसका फिर अलग प्यूरिफिकेशन होगा? हाँ, जब ये क्लैरिफाइड वाटर को जब हम फिल्टर कर लेंगे, बिकॉज ये क्या है, ये जो रॉ वाटर हमारे पास आ रहा है, इसकी जो इम्प्योरिटी लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा है, 500 से 600 एनटीयू, नेफ्लो टर्बिडिटी मेट्रिक यूनिट, एनटीयू, ये एनटीयू में मेजर करते हैं हम। तो हम जब इसको क्लैरिफाई करते हैं, इस क्लैरिफायर का इनपुट और आउटपुट डिजाइंड है, इस क्लैरिफायर के आउटपुट में हमको 15 एनटीयू मिलेगा, 15 एनटीयू तक गारंटीड है। अब हम जो पानी का पीने का पानी पीते हैं वो और फिल्टर्ड कर लेते हैं, उसको हम लेस देन 2 कर लेते हैं, या बहुत ही कम उसमें इंप्यूरिटीज फिर बचती हैं, उसको हम फिर फिल्टर करते हैं। तो अगर ये क्लैरिफाइड वाटर को हम फिर से फिल्टर कर लें तो वो पीने के लायक हो जाता है, उसको हम पीने के यूज में कर सकते हैं। ठीक है, हेलो सर। करूं? हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये 250 मेगावाट के लिए डीएम प्लांट से एक दिन में कितना वाटर की जरूरत पड़ता होगा सर? आप किसकी बात कर रहे हैं, डीएम वाटर की बात कर रहे हैं कि आप क्लैरिफाइड वाटर की बात कर रहे हैं? सर डीएम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट फिर यूज होगा ना सर। पानी तो ये भी यूज होगा, ये हमारे कूलिंग टावर में जाएगा, क्लैरिफाइड वाटर हमारे कूलिंग टावर में जाता है, टावर मेकअप के लिए, और डीएम वाटर जो जाता है वो बॉयलर में जाता है, बॉयलर मेकअप के लिए। हम जो क्लैरिफाइड वाटर 4x250 में जो हमको लगता है वो 60,000 से 70,000 मीटर क्यूब हमको लगता है 1000 मेगावाट के, और जो डीएम वाटर की जरूरत पड़ती है वो बॉयलर के रेटेड कैपेसिटी पे 1% मेकअप के हिसाब से लगता है। हमारा बॉयलर का कैपेसिटी है 850 टन पर आवर, तो उसका 1%, एक बॉयलर की कैपेसिटी। तो अगर हम 4 बॉयलर की बात करेंगे तो ये 3400 टन पर आवर की है के रेट में चाहिए, और अगर 1% मेकअप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर क्यूब के इक्विवेलेंट आएगा। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? बोलिए। पूछिए पूछिए, कौन पूछ रहा था? सर मैं मनीष पूछ रहा था सर, इसमें जो स्टीम बनाने के लिए जो हम लोग डीएम प्लांट से जो पानी देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम लोग कोल का जो यूज करते हैं, जैसे कोल का सर बताए हैं कि 1 यूनिट के लिए 0.7 केजी हमको कोल की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे स्टीम के लिए 1 यूनिट के लिए कितना पड़ेगा सर उस हिसाब से? मैंने आपको एक हमारा हमारा जो बॉयलर की जो कैपेसिटी है वो 850 टन पर आवर की है। हमको 1% के हिसाब से मैक्सिमम हमको हमको इफेक्टिव 1% के हिसाब से हमको मेकअप लग सकता है। तो अगर 850 टन पर आवर हम 1% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 मीटर क्यूब आएगा शायद। तो एक बॉयलर को 8.5 मीटर क्यूब पर आवर लगेगा, लगना चाहिए मैक्सिमम।
जी सर। एक घंटा। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, तो मैं क्लोज करता हूं। यस सर। ओके सर।